आज का हमारा टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसका सेकंड पार्ट है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ। पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि वोट की कीमत जिन लोगों ने पहचान ली, वो चाहे सामाजिक हो चाहे असामाजिक प्राणी हो, उन्होंने वोट की कीमत वसूल करने के लिए जो है संगठन बनाया। और कई बार ये संगठन क्या करते हैं, सरकार पर अनावश्यक दबाव बना करके अपनी अनुचित मांगें मनवाने में भी सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अभी जो वर्तमान में हम बात करें तो लोकतंत्र के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है परिवारवाद। यानी लोकतंत्र को जिस उद्देश्य से हमने देश की आज़ादी के बाद में स्वीकार किया था, वो उद्देश्य मुझे लगता है परिपूर्ण होता नज़र नहीं आ रहा है। लोकतंत्र से हम धीरे धीरे राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। 1947 में देश की आज़ादी के बाद में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। 1951 में चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनता है और उसकी मृत्यु के बाद में उसकी बेटी प्रधानमंत्री बनती है और उसके बाद में उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा प्रधानमंत्री बनता है। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में हम चले जाएं तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति यही है, जो व्यक्ति विधायक चुन करके आता है वो पहले 5 साल विधायक रहता है, अगली बार भी वही विधायक बनता है, अगली बार भी पार्टी उसी को टिकट देती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यहाँ तक के 8-8 10-10 बार एक ही व्यक्ति को जो है बार बार रिपीट किया जाता है। यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो विनेबिलिटी यानी जीतने की योग्यता देखते हुए पार्टियाँ उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे देती हैं। इस प्रकार से उसी के परिवार का दूसरा आदमी विधायक या सांसद बन जाता है। अगर इसी प्रकार लगातार चलता रहा तो वो समय दूर नहीं है कि हमारे देश की जो सत्ता है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में रह जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो इसका अर्थ है कि हम लोकतंत्र से एक बार फिर पुनः राजतंत्र की ओर पहुँच। एक बार जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और दोबारा भी चुनाव जीत जाता है तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र को या अपने संसद क्षेत्र को या अपने नगर निगम वाले क्षेत्र को अपनी परिवार की बपोती समझने लग जाता है। उसे लगता है कि हर बार उसे टिकट मिलना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है जीतने वाला उम्मीदवार है तो हर बार उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। इस प्रकार से उस पर्टिकुलर सीट पर लगातार एक ही परिवार का राज होने के कारण एक प्रकार से राजतंत्र जैसा शासन आ जाता है। जब एक परिवार के हाथों में लगातार सत्ता रहती है तो तानाशाही की ओर प्रवृत्त होने लगता है और इस प्रकार से हमारे लोकतंत्र को हानि पहुंचती है। अभी वर्तमान में कुछ समय बाद में देश के कुछ राज्यों में चुनाव है। एक समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि लगभग 15% से अधिक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो किसी राजनीतिक दल से विधायक रह चुके हैं या पहले उनके परिवार का कोई व्यक्ति विधायक रह चुका है। 15% से अधिक लोगों को टिकट देने का मतलब है कि हमने बहुत बड़े हिस्से को राजतंत्र की ओर धकेल दिया। यदि ये लोग चुनाव जीत करके आते हैं तो आने वाले समय में फिर दोबारा इन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा या इनके परिवारजनों को टिकट मिलेगा। इस प्रकार से लोकतंत्र जो है धीरे धीरे खतरे में जा रहा है। आज़ादी के बाद देश में लोकतंत्र जो है उसे लाने का मूल उद्देश्य था जनता की उसमें पूर्ण रूप से भागीदारी हो, जनता के हर व्यक्ति की, हर परिवार की, हर सदस्य की, हर नागरिक की भागीदारी हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो वह उस सीट का मोह नहीं त्याग पाता है और फिर दोबारा विधायक या सांसद बनने की लालसा रखता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 4, 5, 6 या 7 बार विधायक रह चुके हैं। जब पार्टी कहती है भाई आपको टिकट नहीं मिलेगा तो वो विद्रोह पर उतर आते हैं, या फिर पार्टी को सरकार बनानी है तो ले दे करके घूम फिर के उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देते हैं। अभी वर्तमान में कुछ राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर मोर देन 10% ऐसे लोगों को जो है चुनावों में राजनीतिक दलों ने टिकट दिया है जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है। ये स्थिति हमारे लिए अत्यंत चिंताजनक है, खासतौर पे युवाओं के लिए। जिस देश का 65% भाग या आबादी युवा हो, वहाँ पर अधिकांश लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देना जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, तो हम सोच सकते हैं कि वो युवाओं के लिए क्या करने वाले हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिनके अगर देखा जाए तो वास्तव में पैर कब्र में लटक रहे होंगे, ऐसी स्थिति है, लेकिन उन्हें भी टिकट दिया गया है साल या 1.5 साल में, जबकि 5 साल पूरे होने से पहले यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप देखिए मध्यावधि चुनाव उस सीट पर होता है। उस उपचुनाव में होगा क्या कि राजनीतिक दल जो है उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाना जो है प्रेफर करेंगे जो व्यक्ति जो है उस सीट पर मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को, उसके भतीजे को।
इस प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद में यदि उसी व्यक्ति का परिवार का अगर कोई व्यक्ति शासन करेगा तो इसका अर्थ है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। लोकतंत्र सफल तभी होगा जब इसमें युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो। और युवा आगे कैसे आए? युवाओं के लिए राजनीतिक दलों ने अवसर ही समाप्त कर दिए हैं। ये मान के चलिए धीरे धीरे जो है युवाओं के लिए राजनीति में अवसर समाप्त हो रहे हैं। युवा जो है उसके मन के अंदर एक बात ये बैठ चुकी है लगभग कि राजनीति हमारे लिए नहीं है। राजनीति उन लोगों के लिए जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं। अगर हम अपने देश की राजनीति को देखें तो कई पार्टियां तो बनी ही केवल परिवारवाद के ऊपर है और परिवार के ही सदस्य उस पार्टी को चला रहे हैं, और लोगों को मौका ही नहीं मिला है। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक दल जो है हमारे सामने है। देश का सबसे बड़ा जो प्रमुख राजनीतिक दल है उस कांग्रेस का उदाहरण ले सकते हैं आप। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी जनता पार्टी है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, और ऐसी कई राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के दम पर ही चल रहे हैं। जैसे ही परिवार के सदस्य उस राजनीतिक दल से बाहर आए तो पार्टियां लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। दक्षिण में चल जाए, दक्षिण में भी रह गई राजनीतिक पार्टियों का यही हाल है। अगर एक ही परिवार को राजनीति चलानी है तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? लोकतंत्र जो है स्वस्थ रहे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। जब तक युवा लोकतंत्र में नहीं आएंगे, राजनीति में आगे नहीं आएंगे, उन्हें आगे आने के अवसर नहीं दिए जाएंगे तो हमारा जो लोकतंत्र है वह स्वस्थ लोकतंत्र नहीं। चलिए बैठे हैं। अब प्रश्न आता है हम जैसे लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते? देखिए हमारी जो राजनीति है पिछले इतने सालों के अंदर धन बल और बाहुबल की राजनीति बन गई है। कहने को तो चुनाव प्रचार में एक चुनाव खर्च की एक सीमा बना रखी है, लेकिन जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं तो उससे लगभग 1 साल पहले से ही जिन्हें चुनाव लड़ना है वो पानी की तरह रुपया बहाना प्रारंभ कर देते हैं। क्या हम जैसे लोगों के पास इतना पैसा है कि हम चुनाव में खर्च कर सकें? दूसरा, राजनीतिक दल जो है हम जैसे लोगों को सामान्यतः टिकट देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इन लोगों का कोई विशेष चेहरा नहीं है, ये विनेबल कैंडिडेट नहीं है। ईमानदार लोगों की मान के चलिए राजनीति में कोई पूछ नहीं बची है। पार्टी के लिए वही कैंडिडेट सर्वश्रेष्ठ है जो उसे पैसे से सहयोग कर सकता हो और दूसरा उसके लिए सीट जीत के ला सकता हो, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। एक सर्वे के अनुसार भारतीय राजनीति में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं यानी विधानसभा में, संसद में, लगभग 36% दागी लोग हैं। दागी का अर्थ है जिन पर किसी न किसी प्रकार के आपराधिक केस चल रहा है। अब इन्हें जिताया किसने? इन्हें जिताया आप लोगों ने, हम लोगों ने। अगर आज मैं हिम्मत करके किसी प्रकार से चुनाव के अंदर निर्दलीय खड़ा भी हो जाऊं तो क्या ये जनता मुझे वोट देगी? क्योंकि जनता ने पहले से टेंडेंसी बना रखी है कि यार ये तो फालतू खड़ा हो गया, ये क्या जीतेगा चुनाव, इसने पैसे बर्बाद करने के लिए लड़ा, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ईमानदार लोगों को जब तक जनता आगे नहीं आने देगी, स्वयं खुद हम जैसे लोग आज अगर प्रयास करते हैं और जनता हमें सपोर्ट करना प्रारंभ करती है, हो सकता है हम इस बार चुनाव ना जीते, लेकिन हमें मिलने वाले मतों की जो संख्या है वो आने वाले भविष्य के अंदर जनता में ईमानदार लोगों के राजनीति में प्रवेश का एक द्वार खोल सकती है। तो जनता की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी और प्रत्याशी दोनों की तरफ देखते हुए अपना मतदान करें। अगर कोई प्रत्याशी ईमानदार है, उन्हें लगता है कि ये शिक्षित है, ईमानदार है, तो जनता उसे वोट दे। ये ना सोचे कि साहब ये तो जीतेगा ही नहीं, हम अपना वोट क्यों खराब करें, क्योंकि आपका वोट खराब नहीं हो रहा है, बल्कि आपका वोट एक ईमानदार राजनीति और स्वस्थ राजनीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसे देश के आज़ादी से पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोच करके स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया कि साहब वो स्वतंत्रता देखेंगे, वो शहीद हो गए, बलिदान हो गए, किस लिए? हमारे लिए। तो ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो सकता है शिक्षित लोग राजनीति में आने का सपना देखते हो, लेकिन ना तो हमारे पास इतना धन है और दूसरा ना ही हमारे पास में ऐसे लोगों का सपोर्ट है। जैसे हम चुनाव में खड़े होंगे तो मोहल्ले में, आसपास में, सब जगह पर एक हंसी के पात्र बन जाएंगे और जब चुनाव का परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि 10, 20, 50 वोट मिले हैं, क्योंकि जनता ने भी अपना जो है मानसिक जो है वो बना लिया है, संतुलन बना लिया कि हमें इस प्रत्याशी को या इस पार्टी को वोट देना है। उन्हें ईमानदार लोगों की आवश्यकता मुझे लगता है जनता को भी नहीं है। अगर ईमानदार लोगों की जनता को आवश्यकता होती तो शायद अब तक जो है हमारी राजनीति परिवर्तित हो चुकी होती, लेकिन अभी भी समय है। अगर कोई व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, अगर चुनाव में उतरता है तो जनता को ऐसे लोगों को वोट दे करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हार या जीत मायने नहीं रखती है।
हो सकता है कि अगली बार राजनीतिक दल उस व्यक्ति को टिकट दे और वो आपका विधायक या सांसद बन करके जब विधानसभा में संसद में पहुंचेगा तो ईमानदार और स्वस्थ राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, युवाओं को मौका देगा। और जब युवा देश में राजनीति में आगे आएंगे तो हमारी राजनीति यानी लोकतंत्र जो है उतना ही मजबूत बनेगा, क्योंकि जहाँ पर 65% युवा है तो राजनीति में उतनी बड़ी भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। सर, ये राजनीति में परिवारवाद को ही बढ़ावा क्यों मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी संतान तरक्की करे, विकास करे, आगे बढ़े। अब राजनीति में हमारे यहाँ पर शिक्षा का कोई मापदंड तो है नहीं। आप 5वीं पास है तो भी राजनीति में आ सकते हैं, आप 8वीं पास है तो भी राजनीति, चाहे आपको राजनीति का क ख ग ही नहीं आता हो फिर भी आप राजनीति में आ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है और उसका पुत्र या पुत्री किसी क्षेत्र विशेष में अगर आगे नहीं बढ़ पाते तो उनके पास एक बहुत बेहतरीन अवसर होता है, चाहे उसमें कोई योग्यता है या नहीं है, उसको राजनीति में आसानी से ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने नाम से वो अपने बेटे को या अपने संतान, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या पत्नी हो, उसको चुनाव जिता करके आगे पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको राजनीति में प्रस्तुत कर सकता हूं। राजस्थान के अंदर भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। गुजरात का जो उदाहरण है वो तो सबके सामने है। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उन्होंने अपने स्थान पर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को राजनीति में लेकर के आए जो कि बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को क्रिकेट बोर्ड का जो है चेयरमैन या जो भी है वो बना दिया। ऐसा ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी चल रहा है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में पहुंचता है तो क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का या आपकी योग्यता का कोई विशेष मापदंड नहीं है तो वो आसानी से अपने बेटे को क्या कर सकता है, अपनी संतान को आसानी से प्रमोट कर सकता है। अब एक व्यक्ति IAS बनता है, देखिए आप, और वो चाहता है कि उसका बेटा भी IAS बने, तो उसको आसानी से प्रमोट नहीं कर सकता, ऐसा मेरा बेटा है मैं इसको मनोनीत कर दूँ, नहीं। उसे अपने बेटे को शिक्षित करना पड़ेगा, उसे उसी लाखों लोगों की कंपटीशन में बैठाना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीति में हजारों कार्यकर्ता है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बाद में आपके बेटे के लिए काम करेंगे। तो राजनीति में जो है परिवार को आगे बढ़ाना और क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, आसान है। पैसा तो आप करोड़ों लेकर के बैठे ही हैं पहले से, वो आपके पास में क्या करता है, एक प्लस पॉइंट होता है। इस कारण से जो है राजनीति में धीरे धीरे जो है परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी है, लगभग सभी पार्टियों में अमूमन यही दस्तूर चल पड़ा है कि अगर मैं विधायक बन गया तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैं रहूँगा और मेरे बाद में मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी पत्नी इस क्षेत्र से विधायक बने और मैं कैसे भी करके उसको टिकट दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा और पार्टियाँ भी उसको टिकट देना प्रेफर करेगी। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप स्टूडेंट से कि आप आगे जो है इस देश का भविष्य है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी से राजनीति में जाना ही होगा, क्योंकि कीचड़ को अगर साफ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें एक पत्रकार होता है, जब वो राजनीति में आता है तो अपने देश या अपने राज्य की राजनीति को स्वस्थ करने का पूरा प्रयास करता है और उस फिल्म के अंत तक हम देखते हैं कि वो राजनीति में से गंदगी को साफ भी कर देता है। तो आप युवाओं को राजनीति में आना होगा और अगर आवश्यकता पड़े तो 5 या 10 साल बाद जब आप विधानसभा संसद में पहुंचते हैं तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि चाहे विधेयक ही क्यों ना लाना पड़े, विधेयक ला करके इस प्रकार का संशोधन करना होगा कि एक व्यक्ति अगर 2 बार किसी पद पर रह चुका है तो तीसरी बार वो उस पद पर नहीं रहेगा, तभी जो है स्वस्थ लोकतंत्र जो है आगे बढ़ेगा, स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। और जनता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक विचारधारा, एक पार्टी और एक चीज़ को छोड़ करके ईमानदार लोगों को वोट देना प्रारंभ करें, ताकि वे लोग जब आगे आएंगे तो हमारी राजनीति में एक जो है, जिसे स्वर्णिम युग में कह सकता हूँ, एक स्वर्णिम युग का जो है प्रारंभ हो सकता है। स्वस्थ लोकतंत्र और स्वस्थ देश, मजबूत लोकतंत्र, मजबूत देश, और अपने मतदान का अधिकार, जो आपका अधिकार है, उसका उपयोग करना ना भूलें। जनता 100% नहीं तो 90% जो है वोट देने जरूर जाए। अपने मतदान का उपयोग अवश्य करें, तभी जो है स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा। ये ना सोचें कि मेरे वोट देने से क्या होगा। हर व्यक्ति को घर से निकलना होगा और वोट देने जाना होगा। जय हिंद, जय श्री राम।